हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हमने कंप्लीट कर लिया था बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम में बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका ऑडिट भी कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करें और उसे कैसे मैनेज करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट होता चला जा रहा है और धीरे धीरे वो इंटेग्रल पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि किसी टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल लेबर का यूज़ होता था। बड़ी बड़ी मशीन्स आई, पहले मशीन्स भी नहीं होती थी, मशीन्स आई, मशीन्स के साथ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लगी, कंप्यूटर्स के रूप में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो आती चलेगी। मशीन्स ने ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस किया और उनको पहले रिप्लेस करके धीरे धीरे उन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट किया। और कंप्यूटर्स ने धीरे धीरे काफ़ी सारे स्किल्स जो आदमी नहीं कर सकता था उसे ओवरटेक करने चालू कर दिए। तो आज की डेट में इंक्रीज्ड मशीनाइजेशन है, इंक्रीज्ड कंप्यूटराइजेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी के लिए ऑटोमेशन चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी। और कॉस्ट एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी कौन दे सकता है? या तो एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग दे सकता है या उससे एफिशिएंट मशीन दे सकती है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पैसा मांगता है, मशीन से रिप्लेस करते जा रहे हैं। जहाँ पर मशीन कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है, यानी मशीन को बनाने की कॉस्ट ह्यूमन बीइंग की कॉस्ट से कम हो रही है, तो वो मशीन मार्केट में आ जा रही है, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करती चली जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती चली जा रही है। तो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में धीरे धीरे ऑटोमेशन बढ़ता चले जा रहा है और कई बार क्या हो रहा है कि नई टाइप की डिमांड्स और नई टाइप की इकोनॉमी पैदा होती जा रही है, सर्विस सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स पैदा होते जा रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसे है, वेब डिज़ाइनिंग है और सोशल मीडिया है, फेसबुक और आपका सर्च इंजन्स हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो धीरे धीरे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कमर्शियल बेस्ड होते जा रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ये स्टडी हमें ये बता रही है कि किस तरीके से जो आईटी के स्किल्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट हमें ज़रूरत होते हैं। मतलब इन्होंने बड़े अच्छे वे में लिखा हुआ है, इथिकल वे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आईटी हमारी हेल्प कर रही है, किस तरीके से आईटी रिलेटेड स्किल से हमारा कैपेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन सही बात यह है कि हमारा अल्टीमेट एम ये है कि ह्यूमन बीइंग को उस चेंज से कम करते जाना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पैसा मांगता है और कॉस्ट होती है, और जितनी उसको पैसा देना पड़ता है वो रिलायबल नहीं होता है। एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन जितनी रिलायबिलिटी, जितना प्रिसिशन चाहिए वो मशीन ही दे सकती है, एक्स्ट्रा प्रिसिशन मशीन ही दे सकती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में आईटी का रोल बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स चेंज होते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, मेथोडोलॉजी, वर्किंग मेथोडोलॉजी, सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो इस चैप्टर में हमारा यही वो है कि हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आईटी इम्पैक्ट कर रही है, किस तरीके से आईटी जो है कंट्रोल्स, आईटी के कंट्रोल्स पैदा हो रहे हैं और किस तरीके से बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हमें ये पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा कि किस तरह से कंट्रोल्स चेंज होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, किस तरह के उसके सिस्टम्स चेंज होते हैं। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो ये इम्पैक्ट ऑफ आईटी एंड नीड फॉर रिलेटेड कॉम्पिटेंसी एंड स्किल सेट, यानी कि आईटी का इम्पैक्ट क्या है और रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज और स्किल सेट्स की ज़रूरत क्या है।
तो हमारी स्टडी बोलती है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंक्रीजिंग यूज़ कर रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईटी का यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स काइंड की आईटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होती चली जा रही है और आईटी धीरे धीरे सारे की एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस को ओवरटेक करता जा रहा है। तो वो ये मतलब एस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है किस तरीके से बिज़नेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, वो आजकल आईटी में हो रही है। आईटी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं और वो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है आईटी के, अगर आईटी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो मैसिव डेटा सेव कर सकते हैं, नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं और ऑन टाइम ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उसमें एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हम अप्लाई करते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनुअल सिस्टम से डिफरेंट होते हैं। तो चूंकि ये मैनुअल सिस्टम से ये अलग होते हैं, ये मतलब इंटरनल कंट्रोल्स मैनुअल सिस्टम से अलग होते हैं और चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि आईटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं आईटी में। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो पहले थे वो उनमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। ब्रॉडर डेफिनेशंस में अगर चेंजेस नहीं आए तो प्रोसीजरल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते चले जा रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है और किस तरीके से उसको चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि ईआरपी नहीं होती थी, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स नहीं होते थे। आज की डेट में जगह जगह इनपुट करना पड़ता था, हर जगह इनपुट के लिए एक बंदा बैठा होता है। इन्वेंट्री क्लर्क अलग होता था, वो इन्वेंट्री की डिटेल बना के स्टॉक रजिस्टर बना के भेज रहा होता था। ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग बंदा होता था, वाउचर बनाने वाला, लेजर में एंटर करने वाला, बैलेंस शीट बनाने वाला। आज एक जगह इनपुट होता है, बाकी जगह इनपुट अपने आप चले जाता है। तो वहाँ पर कंट्रोल्स अलग हो गए, वहाँ पर इतने लोग हट गए, इतने लोगों को जो आप पैसा दिया करते थे वो हट गए, कॉस्ट सेविंग होगी। इतने लोगों, ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉस्ट, एम्प्लॉई इज़ अ बेसिकली अ कॉस्ट। तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो आप ह्यूमन बीइंग को हटा रहे हैं और ईआरपी डाल रहे हैं, तो उसमें उस इंफॉर्मेशन अलग तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो एक सक्सेसफुल डिज़ाइन और डिप्लॉयमेंट कैसे होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का या इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस पर डिपेंडेंट है। क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस पर डिपेंडेंट है? क्योंकि आपका सिस्टम तभी एफिशिएंट होगा जब इंफॉर्मेशन सिस्टम सही तरीके का डिज़ाइन किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है और उसने हमारा कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेटर तरीके से उसे डिज़ाइन किया, डिप्लॉय किया अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो उसे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। हमारा सिस्टम है तो हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एज की बात है कि भाई ऑब्वियसली ऑटोमेशन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कट थ्रूट कंपटीशन है, 4-5 साल में पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हमारी स्टडी ये बोलती है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट बोलता है कि आज की डेट में जो हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं उनके लिए आईटी कॉम्पिटेंस और स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसने गाइडलाइंस दी हैं। ये एक नेसेसिटी भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी पैदा करता है, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास अगर आईटी की नॉलेज है तो जो आईटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो नए रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको एसिमुलेट कर लेगा। अगर वो नहीं, उसके पास आईटी की नॉलेज नहीं है तो वो उन सब चेंजेस को एसिमुलेट नहीं कर पाएगा। तो आईटी चेंजेस ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए, और आपका इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट में, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिज़ाइन में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या कंट्रोल में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के इवैल्यूएशन में, तो इन सब एरियाज़ में प्रोफेशनल अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज़ यूज़ की जा रही है। कहने का मतलब अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि आज की डेट में अगर आपको ईआरपी डेवलप करनी है तो वहाँ पर आपको एक अकाउंटेंट चाहिए होगा, डोमेन स्पेशलिस्ट चाहिए होगा जो अकाउंटेंट होगा। अगर एक कंपनी में आपको आईटी डेवलप करना है, अगर कोई सिस्टम डेवलप करना है, आपको एचआर सिस्टम्स डेवलप करने हैं, आपको
पेरोल डेवलप करना है, आपको इन्वेंट्री डेवलप करनी है, आपको और मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं, आपको आईटी ऑडिट करना है, तो इन सब को आपको लॉज के बारे में, कमर्शियल लॉज के बारे में नॉलेज लेनी है। तो इसके लिए आपको डोमेन स्पेशलिस्ट की, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन स्पेशलिस्ट के रूप में अकाउंटेंट को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि अकाउंटेंट के पास नॉलेज होगी, एज अ डोमेन स्पेशलिस्ट उसके पास नॉलेज होगी। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने की उसको नॉलेज होगी, सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है, कहाँ पर कंट्रोल्स हैं, कहाँ पर कंट्रोल्स लैक्स हो रहे हैं, वो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बता सकता है। तो वो एक डोमेन स्पेशलिस्ट की बात कर सकता है। जहाँ इस सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। आप जहाँ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, वहाँ पर एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट और कंट्रोल कर रहे हो, एक अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवेलुएट कर रहे हो, बाद में उस पर ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिटर है। ऑडिटर कौन? एक अकाउंटेंट एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंट जो है अपने स्किल्स को इन एरिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके बाद हमारी स्टडी जो अगला टॉपिक है वो है बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। दो चीज़ें हमें क्या देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा उसमें आईटी कितना यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन कितना ऑटोमेशन है। जब ये दो चीज़ आप समझ लोगे, उसके बाद आप कंट्रोल्स पर बात करोगे। मतलब आप ये देखो कि अगर आईटी है तो आईटी लेवल कंट्रोल्स क्या हैं, नॉन आईटी है, नॉन आईटी लेवल कंट्रोल्स क्या हैं। तो अगर नॉन आईटी प्रीडोमिनेंट है ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंटरनल कंट्रोल्स अलग तरीके के होंगे। आईटी होगा तो इंटरनल कंट्रोल्स अलग तरीके होंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें लेवल्स होंगे, हर लेवल्स होंगे। और कई जगह पर क्या होता है कि आपके पास एक जीएम है, जीएम के नीचे एक एग्जीक्यूटिव बंदा काम कर रहा है और बीच में कोई हायरार्की नहीं है। ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होते जाता है तो ऊपर जीएम रह जाता है, नीचे धीरे धीरे वो सबको निकालता चले जाता है। तो उसके नीचे 2 या 3 एग्जीक्यूटिव हैं और ऊपर से जीएम है और वो मेजर सैलरी ले रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स अलग टाइप के होंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पूरी हायरार्की है उसमें कंट्रोल्स अलग टाइप के होंगे। तो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट असाइनमेंट में इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिटर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस प्रोसेसेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद क्या है रिलेटेड कंट्रोल्स कैसे हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका बिजनेस दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे और फाइनली उसके एम्प्लॉय होंगे, उसके स्टाफ होगा और उसके ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे। तो उसको ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम असाइनमेंट लेता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है। और उसके बाद जब वो एक बार हायरार्की देख लेगा उसके बाद ये देखना पड़ेगा एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन क्या है, किस तरह से चीज़ें ऑटोमेटेड है, किस लेवल तक ऑटोमेटेड है। और फिर उसे पता चल जाएगा बिजनेस प्रोसेसेस क्या है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये है बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स। तो यानी कि बिजनेस प्रोसेसेस आपको पता चल गई, ऑटोमेटेड है, नॉन ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, नॉन मैनुअल है, कितने लेवल तक मैनुअल है, कितने लेवल तक ऑटोमेटेड है, कितने लेवल तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो और दूसरा हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो कंट्रोल्स हमें पता, एक आइडिया पता चल जाएगा और फिर हम कंट्रोल्स को ऑडिट कर सकते हैं, कंट्रोल्स सही लगे नहीं लगे। तो आज की डेट में डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है और डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए यूज़ हो रही है। स्ट्रेटेजिक मतलब अगर मान लिया सपोज हायर मैनेजमेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज़ हो रही है। अगर मान लिया सपोज आप आईटी का यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, आप इनिशिएटिव्स ज़्यादा ले सकते हो, एफिशिएंसी आ जाती है, बेईमानी कम होने लगती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है, ह्यूमन बीइंग को आप रिप्लेस कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहले क्या होता था कि एक कार आती थी आपकी, फिएट कार आती थी या एम्बेसडर कार आती थी।
बाद में क्या है, मारुति कार आई। तो मारुति कार हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री थी उसकी, मतलब जो फिएट कार का जो प्रोडक्शन महीने भर में होता था, साल भर में होता था, उतना मारुति की कार में उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन महीने भर में होता था, क्योंकि उसमें ऑटोमेशन था। और जितने एम्प्लॉइज़ मारुति में थे उससे कई गुना एम्प्लॉइज़ फिएट उसमें थे। तो मारुति छाती चली गई, क्योंकि उसके पास इंटरनल प्रोसेस थे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थे, वो चीज़ें सस्ते में दे सकती थी, बेच सकती थी, क्योंकि वो ऑटोमेटेड थी। जहाँ 4 आदमी काम करने चाहिए, वहाँ ऑटोमेशन करके उसने एक ही आदमी रख रखा था, तो कॉस्ट बच रही थी। और वो कॉस्ट जो है लेसर कॉस्ट कम कर सकती थी, वो कंज्यूमर से लेसर कॉस्ट ले सकती थी। तो आज की डेट में हाईली कटथ्रोट कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, जहाँ पर मूड्स लॉ लगती है, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है डिसीजन सपोर्ट के लिए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिज़नेस के मेथड्स ट्रांसफॉर्म कर दिए और इसलिए बिज़नेस प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म कर लिए। तो अगर मान लीजिए सपोज आईटी रिसोर्सेज आपने डिप्लॉय किया है, तो आप जनरली उससे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव अच्छे तौर पर बिज़नेस ऑब्जेक्टिव मीट आउट कर सकते हो। और हर कंपनी में एक जो सारे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स में से एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम करो। तो अगर आपने ठीक तरीके से आईटी को लगा रखा है तो कॉस्ट रिडक्शन तो होगी ही होगी, लेकिन अगर मान लिया सपोज आपने सही तरीके से कर रखा है तो और भी चीज़ होंगी कंपनी में, क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी चेकिंग, क्योंकि आईटी है तो आईटी सिस्टम्स लगा रखे हैं, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, तो डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, डिसिप्लिन बढ़ जाएगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, मैन पावर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, मैन पावर की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और उनको नॉलेज एक्स्ट्रा, लोगों को ट्रेनिंग टाइम पर मिलने लगी, ऑटोमेटेड ट्रेनिंग टाइम पर मिलने लगी। जेनपैक्ट और HCL जैसी कंपनी में क्या होता है कि आपको कंपलसरी है ट्रेनिंग लेना, तो आप ट्रेनिंग क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में आपको आपके कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आपके सामने पेज खुल जाएगा और आपको क्या है उसमें क्वेश्चन आंसर्स में क्लिक करना पड़ेगा, तो उससे क्या है आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंप्यूटराइज ट्रेनिंग सेशंस आजकल क्रिएटेड है, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉय की नॉलेज बढ़ती रहती है और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता रहता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। तो बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो चेंज हो जाती हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छी तरीके से पा सकते हो। इसके बाद हमारी जो अगला टॉपिक है वो कंट्रोल के बारे में, हमारा बिजनेस प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल्स में कंट्रोल्स के बारे में हमारी स्टडी बताती है। तो कंट्रोल्स के बारे में हमारी स्टडी ये बोलती है कि जो भी आपके कंट्रोल्स हैं, सबसे पहले वो स्ट्रेटेजी के बारे में कहती है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एक मैक्रो लेवल पर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर दी जाती है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इसलिए डिटरमाइन कर दी जाती है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वो ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव्स या मेथोडोलॉजी फाइंड आउट करती है, जिससे सर्विसेज रेंडर ईजी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट सर्विस रेंडरिंग है वो रहे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एक सर्विस रेंडर कर रहा है तो सर्विस रेंडर अच्छी तरीके से करे, रिलायबली करे। तो स्ट्रेटेजी जो है जनरली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन को ये बताती है कि ये चीज़ें जनरल सीनियर मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट की और ये ब्रेन है, ये सोच है सीनियर मैनेजमेंट का। तो एक बार स्ट्रेटेजी बनती है तो स्ट्रेटेजी पर ही पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह बेस्ड होते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजी इंटेंट बताती है सीनियर मैनेजमेंट का और उसी के अनुसार पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी बनाई और उसके नीचे रेलेवेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह बन गए। तो क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट किस चीज़ में फोकस करता है, सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मीट आउट करने में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में, उसका माइंड ही वहाँ पर होता है कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करने में। या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेल्स बढ़ाना, कॉस्ट कम करना जनरली, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लेकिन किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना,
बिजनेस की गुडविल क्रिएट करना और अच्छी तरीके से बिजनेस को मैनेज करना, लॉफुली बिजनेस को मैनेज करना, ये टॉप मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें वो मैनेजरियल प्रोसेस के टूल्स एम्प्लॉय करेंगे। और हमने ये पढ़ा है कि क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। प्लानिंग हो सकता है, एक प्लान बनाते हैं वो, ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग हो सकता है, वो लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, डायरेक्टिंग हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है, रिपोर्टिंग हो सकता है, और फाइनली बजटिंग हो सकता है। आप एक बजट बनाते हो, रिपोर्ट करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, डायरेक्ट करते हो, प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, स्टाफिंग करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि वो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर आप उन पॉलिसीज़ बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ, प्रैक्टिसेस बनाओ और एक एंटरप्राइज का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाओ। और किस तरह से बनाओ कि एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे, अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे, उनको प्रिवेंट किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है, अब उसमें बिजनेस प्रोसेसेस चल रही हैं, उन जो सारी बिजनेस प्रोसेसेस चल रही हैं उनको फिक्स करने की कोशिश है कंट्रोल्स की। जैसे आप एक घर बनाते हो, घर में क्या होता है कि आप पाइप लगाते हो, पाइप को फिर किसी चीज़ से बीच बीच में बांध देते हो कि पाइप इधर उधर ना जाए। आप हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हो और वही कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स आपको रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि जो हम मकान बना रहे हैं, बिजनेस रूपी मकान बना रहे हैं, वो सही तरीके से रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वो कहीं अचानक गिर तो नहीं जाएगा। जो एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बना रहा है, प्रोसीजर बना रहा है, प्रैक्टिसेस बना रहा है, एक एंटरप्राइज का एक स्ट्रक्चर है जो रहना चाहिए ताकि बिजनेस आगे बढ़े। उसको कौन देखेगा कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? क्योंकि बिज़नेस में दो, डेमोक्रेसी और बिज़नेस में दो अलग अलग फोर्सेस होती हैं। एक तो फोर्स होती है बिज़नेस में कि आप बिज़नेस में सेल्स बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, सारी चीज़ बढ़ाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है नीचे से ऊपर तक, लोग ये नहीं चाहते उनकी गलती निकल के आए, लेकिन मिस्टेक्स होती हैं बिज़नेस में और ये मिस्टेक्स कॉस्टली हो सकती हैं। कई बार क्या है, छोटा आदमी भी, छोटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, छोटा लेवल ऑफ ऑपरेशनल लेवल पर जो आदमी बैठा है वो मिस्टेक्स करता है और बाद में वो कॉस्टली मिस्टेक्स बन जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कॉस्टली मिस्टेक्स ना हो, और ये कॉस्टली मिस्टेक्स ना हो ऐसा कैसे होगा? तो आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और यही इंटरनल कंट्रोल्स हैं। यानी कि जैसे डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक तरफ पावर होती है, एक तरफ जुडिशरी होती है, दूसरी तरफ आपके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोकपाल या जो भी और दूसरे इंस्टीट्यूशन है जो कि पावर को मिसयूज़ नहीं करने देते हैं। प्रेस होती है जो पावर को मिसयूज़ नहीं करने देते हैं। सिविल सोसाइटी होती है, एनजीओज होते हैं जो पावर को मिसयूज़ नहीं करने देते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल ये है कि आपके लोग होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं और वो बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई वो पता नहीं चल पाया, वो बाहर निकल कर नहीं आती है, वो लोग छुपाने में लग जाते हैं। तो उसको कौन ढूंढेगा? इंटरनल ऑडिटर ढूंढेगा। उसको कौन रेक्टिफाई करेगा, के लिए कहेगा, प्रेशराइज करेगा? इंटरनल ऑडिटर करेगा। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो मतलब इंटरनल ऑडिटर क्या देखेगा? कंट्रोल्स देखेगा। कंट्रोल्स पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। एक रीजनेबल एश्योरेंस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे और अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अनडिज़ायरेबल इवेंट्स नहीं आएंगे। मतलब अनडिज़ायरेबल इवेंट्स या तो पता करके प्रिवेंट कर लिए जाएंगे या उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, या उसे ठीक कर लिया जाएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स है उसके बाद ठीक कर दिया जाएगा। तो ये अपोजिंग फोर्स हैं। जैसे हमने कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी पढ़ा, दोनों अपोजिंग फोर्स थी। उसी तरीके से मैनेजरियल प्रोसेस बिजनेस करना
बिजनेस प्रोसेसेस करना और कंट्रोल करना, दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस हैं जो चीज़ों को बैलेंस में रखती हैं। तो फाइनली आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, और चूंकि आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो तो आपका क्या काम है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना, कंपनी को ऑडिट करना। तो आपको दोनों तरफ की चीज़ें पता होनी चाहिए, कंट्रोल्स भी पता होनी चाहिए और आपके बिजनेस किस तरह से चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आपको इन स्ट्रेटजीज़ पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजीज़ पता होनी चाहिए, पॉलिसी पता होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, एंटरप्राइज के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, क्या लेवल है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिव्यू कर सकता है और कि सही है कि नहीं है, ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं है, या आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। अगर सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है और पहले भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, अभी तक जो चैप्टर है आप पढ़ोगे तो काफ़ी नीरस समझ लगेगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर तक हमारा जो ये चैप्टर है अगर उसे समराइज़ करें तो ये वो हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आईटी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो एफिशिएंसी लेकर आती है। अब आईटी है तो कंट्रोल्स का नेचर चेंज हो जाता है, बिजनेस प्रोसेसेस का नेचर चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारा स्टडी ये कहती है कि जो हमारे अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और उनका एरिया भी बढ़ गया है। आज की डेट में वो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ में अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी स्ट्रेटेजी होती है मैनेजमेंट की, ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, उसके बाद मैनेजरियल प्रोसेस होती है, एक वो होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो हम पढ़ जानते हैं। हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को, बंदों को पेरोल में लेते हैं, काम करवाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी काम करवाते हैं, काम धंधा करवाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने शेयर होल्डर को कि भैया ये हमारी बैलेंस शीट है। उसके बाद एक एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और वो स्ट्रक्चर इसलिए क्रिएट करते हैं कि चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, बिजनेस चलता चले जाए। तो एक तरफ तो हमने धंधा चलाया, मैनेजमेंट ने बिजनेस चलाया, दूसरी तरफ वो जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इवन पॉलिसी प्रोसीजर जो उसने बनाई है उसमें गलती कौन निकालेगा? तो उसके लिए एक दूसरी ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, जैसे डेमोक्रेसी में क्रिएट करना पड़ता है, एक अपोजिंग ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ये अपोजिंग ग्रुप आपको आपकी गलतियाँ लेकर बताएगा। तो सबसे पहले तो गलतियां पता करने से पहले तो कंट्रोल्स लगना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ कर रहे हो तो वो वैसे हो उसके लिए कंट्रोल्स लगना बहुत ज़रूरी है। और फिर कंट्रोल्स की वीकनेसेस पता करने के लिए ऑडिटर सामने आएगा। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट का काम, और मैनेजमेंट ने जो स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाया है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसके लिए कंट्रोल्स लगा दिए हैं, पर उस कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट आदमी का व्यू देना है, बायस्ड आदमी का नहीं देना है। बायस्ड आदमी का व्यू लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नेता ये कहेगा, हर पार्टी ये कहेगी हमारा काम सबसे बेहतर है, हम सबसे बेटर पार्टी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको डेमोक्रेसी में तो जनता ऑडिट करती है, धीरे धीरे जनता इंटेलिजेंट होती है, वो ऑडिट करती है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑडिट करते हैं, जैसे CAG वगैरह। यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर ऑडिट करता है कि भाई सही सिचुएशन है कि नहीं है, प्रॉफिट आपने दिया लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था कि नहीं हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं पर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं पर कोई डिज़ास्टर तो नहीं हो सकता था। तो इस तरीके से मतलब ये सारी बातों के चारों तरफ अभी तक हमारा चैप्टर घूमा है। मतलब बड़ी आप पढ़ोगे तो बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में हमारे चैप्टर में लिखा है, लेकिन ये 3-4 बातों में वो ख़त्म हो जाता है। वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करता है, वो कहता है आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम स्ट्रेटेजिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, टैक्टिकल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या तो कहने का मतलब ये स्ट्रेटेजिक यूज़ों के लिए चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब क्या, अपर लेवल, हायर लेवल मैनेजमेंट उसे यूज़ करता है, डेटाबेस होता है, उसको रिपोर्ट्स जाती हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर, वो डिसीजन लेते हैं। और आपके लोअर लेवल पर अगर आप कहें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर आपके ले लिए जाते हैं।
और क्योंकि आईटी आया है तो आईटी के लिए आप सिस्टम डेवलप करोगे तो आप डोमेन स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हो। तीसरा, आप जो है क्या कहते हैं, एज अ मैनेजमेंट आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, टॉप मैनेजमेंट के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव्स बढ़ाने की कोशिश करते हो और स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस लेकर आती है और नीचे पॉलिसी प्रोसीजर्स रूल्स बन जाते हैं उसी ऑब्जेक्ट को मीट आउट करने के लिए। और जब वो बन जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर बनते ही उसमें कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं, सीमेंट लगा दिया जाता है, कंट्रोल्स लगा दिया जाता है। बाद में वो सीमेंट सही है कि नहीं सही है, उस सीमेंट की क्वालिटी सही है कि नहीं सही है, ये देखने के लिए ऑडिटर खड़ा कर दिया जाता है कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रोल्स हैं, तो अलग अलग कंट्रोल्स हैं, उसको उस पर ओपिनियन देने के लिए कि सही तरीके से कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंटिन्यूसली कंट्रोल्स काम करनी चाहिए। अगर कंट्रोल्स 1 घंटे के लिए भी बैठ गए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। अगर एक आपका गोदाउन, एक सपोज़ बैंक पैसा रखता है, बैंक चेस्ट होता है, वहाँ पर पैसा रखा जाता है, वो अगर उसमें 1 घंटे के लिए भी गार्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है और ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इतनी दी गई हैं। अगले चैप्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थैंक्स।